वो अपनी ताकत दूसरों को नहीं दे देते। वो इसकी चिंता नहीं करते कि सबको खुश करें। आप तो लैपटॉप और मोबाइल टाइम बिताते हैं, ये बहुत कम लोग करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में, जिसको हम कहते हैं थिंग्स दैट मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू। बल्कि इसका मैं नाम रखूँगा हाउ टू बी मेंटली स्ट्रांग। आप स्ट्रांग हैं कि वीक हैं शिरीष? मेंटली वीक, वेरी गुड। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप कहेंगे मैं स्ट्रांग हूँ। कैसे पता चलता है कि आपको कैसे मालूम पड़ा कि आप वीक हैं मेंटली? वेरी गुड। गुस्सा जल्दी आता है, इमोशनल होता हूँ, वेरी गुड। कभी कभी रैशनली सोचता हूँ, ज़्यादा टाइम इरैशनली सोचता हूँ, वेरी गुड यार। सो मेनी गुड पॉइंट्स यू हैव। तो इस सीरीज़ में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पहले मैं वो बता दूँ, उसमें से आप बताइएगा कौन सा चैप्टर पहले पकड़ें। सबसे पहली चीज़ जो हमको समझनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, वो ये कि व्हाट इज़ मेंटल स्ट्रेंथ। मेंटल स्ट्रेंथ क्या होता है। उसके बाद 13 चीज़ें हैं जो मेंटली स्ट्रांग लोग नहीं करते। सबसे पहला है दे डोंट वेस्ट टाइम फीलिंग सॉरी फॉर देमसेल्व्स। हाँ, वो लोग गिल्टी फील नहीं करते। वो कैसे नहीं करते इसके बारे में बात करेंगे। तो बट आप तो करते हो ना अक्सर अपने बारे में सॉरी फील करना। दे डोंट फील सॉरी, दे डोंट वेस्ट टाइम फीलिंग सॉरी फॉर देमसेल्व्स। दूसरा चैप्टर आएगा दे डोंट गिव अवे देयर पावर। वो अपनी ताकत दूसरों को नहीं दे देते। कोई आइडिया क्या होगा इसमें? गुड, वेरी गुड, मज़ा आएगा। थर्ड चैप्टर जो हम कवर करेंगे वो है दे डोंट शाई अवे फ्रॉम चेंज। जब कुछ बदलता है तो इससे वो लोग परेशान नहीं होते। थर्ड चैप्टर है दे डोंट शाई अवे फ्रॉम चेंज। आपको दिक्कत होती है ना चेंज से। फोर्थ चैप्टर है दे डोंट फोकस ऑन थिंग्स दे कांट कंट्रोल। वो उन चीज़ों पे फोकस नहीं करते जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकते। मुझे अच्छा लग रहा है आप सोच रहे हैं इसके बारे में, मतलब नई चीज़ें हैं ना आपके लिए। फिफ्थ चैप्टर है दे डोंट वरी अबाउट प्लीजिंग एवरीवन। वो इसकी चिंता नहीं करते कि सबको खुश करें, अच्छा बच्चा बनने की कोशिश नहीं करते। सिक्स्थ चैप्टर है दे डोंट फियर टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क्स। वो डरते नहीं हैं जब उनको कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है। अभी आपने कभी सोचा नहीं ना रिस्क के बारे में, कैलकुलेटेड रिस्क के बारे में। शायद इसीलिए आपके अंदर में मेंटल स्ट्रेंथ अभी तक आना बाकी है। सेवेंथ चैप्टर है दे डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट। जो भी चीज़ें पास्ट की होती हैं उसके ऊपर वो चिंता नहीं करते। एट्थ चैप्टर है दे डोंट मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर। वो एक ही मिस्टेक को बार बार नहीं करते। नाइन्थ चैप्टर है दे डोंट रिसेंट अदर पीपल्स सक्सेस। अगर उनके आसपास में कोई सक्सेसफुल हो जाए तो इससे उनको परेशानी नहीं होती है। रिसेंट मतलब गुस्सा आना, दुख होना, जेलस होना। 10th चैप्टर है दे डोंट गिव अप आफ्टर द फर्स्ट फेलियर। जब पहली बार फेल हो जाते हैं तो वो गिव अप नहीं कर देते, वो बार बार ट्राई करते हैं। ये 10th चैप्टर है। 3 चैप्टर्स और हैं। दे डोंट फियर अलोन टाइम। जब उनको अकेले रहना होता है, नहीं आप अलोन टाइम नहीं करते, आप तो लैपटॉप और मोबाइल टाइम बिताते हैं। ये बहुत कम लोग करते हैं। मुझे लगता नहीं कि हमारे घर में कोई भी करता है अलोन टाइम स्पेंड। बहुत कम लोग करते हैं। मैं जब वीडियोस बनाता हूँ तब आप लोगों के साथ रहता हूँ, जब मैं काम वाम करता हूँ तो काम के साथ रहता हूँ। अलोन टाइम तो रमण महर्षि जैसे लोग करते हैं, शक्ति जी जैसे लोग बस बैठे हैं, कृष्णमूर्ति जैसे लोग। इसमें और स्टडी करेंगे हम लोग, क्योंकि ये स्पिरिचुअल बुक नहीं है, ये साइकोलॉजिकल बुक है मेंटली स्ट्रांग बनने की। 12th चैप्टर है दे डोंट फील द वर्ल्ड ओज देम एनीथिंग। जिनको भी गुस्सा आती है ना, वो सोचते हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उनको लगता है कि वर्ल्ड उनको कुछ ओ करती है, उधार है। जैसे मान लीजिए आपने मुझसे कुछ मांगा और मैं बोलता हूँ मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपको गुस्सा आए। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा पापा मुझे देना चाहिए, पापा ओज मी समथिंग। तो ये है 12th चैप्टर, दैट मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट फील द वर्ल्ड ओज देम एनीथिंग।
और लास्ट चैप्टर है दे डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट्स। वो लोग इमीडिएट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं करते। तो कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें? व्हाट इज मेंटल स्ट्रेंथ? तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं व्हाट इज मेंटल स्ट्रेंथ। इट इज़ नॉट दैट पीपल आर आइदर मेंटली स्ट्रांग और मेंटली वीक। राइटर कहती हैं ऐसा नहीं है कि लोग या तो मेंटली स्ट्रांग होते हैं या कमज़ोर होते हैं। वी ऑल पोसेस सम डिग्री ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ बट देर इज़ ऑलवेज सम रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट। हम सब के पास थोड़ी बहुत तो मेंटल स्ट्रेंथ होती है, लेकिन उसको इम्प्रूव करने का भी ऑप्शन होता है। सब थोड़ा बहुत स्ट्रांग तो होते हैं, लेकिन उसको बढ़ा भी सकते हैं। जैसे एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी के मसल्स मजबूत होते हैं, ऐसे ही डेवलपिंग मेंटल स्ट्रेंथ इज़ अबाउट इम्प्रूविंग योर एबिलिटी टू रेगुलेट योर इमोशंस, मैनेज योर थॉट्स एंड बिहेव इन अ पॉजिटिव मैनर डिस्पाइट योर सर्कमस्टांसिस। जब आप अपना मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं तो वो है क्या? मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करने का मतलब है इम्प्रूविंग योर एबिलिटी टू रेगुलेट योर इमोशंस। अपने इमोशंस को कम ज़्यादा करने की एबिलिटी। गुस्सा आ गया तो उसको कंट्रोल कर सकें, जहाँ पर एनर्जी चाहिए वहाँ पर ला सकें। जैसे मैंने देखा है बड़ी मम्मी को, जब उनको कुछ काम करना होता है जोश में आ जाती हैं। अब जब उनको रिलैक्स करना हो तो रिलैक्स कर लेती हैं। वो अपने इमोशंस को काफ़ी रेगुलेट कर पाती हैं। इसके अलावा मैनेजिंग योर थॉट्स। अगर एक थॉट मेरे दिमाग में बार बार चल रहा है, उसको मैनेज कर पाना है मेंटल स्ट्रेंथ। उसको वो नहीं चाहिए थॉट, तो मुझे परेशान ना करे। एक थॉट मुझे चाहिए, मतलब मैं बुक पढ़ रहा हूँ और वो बहुत बोरिंग है। बहुत बार ऐसा होता है, अभी आजकल हो रहा है मेरे साथ। मैं एक बुक पढ़ रहा था तो एक पॉइंट के बाद उसका एक पूरा का पूरा चैप्टर ही समझ में नहीं आया मुझे। तो क्या करूँ, बंद करके रख दूँ क्या? बिकॉज कोई एग्ज़ाम तो है नहीं। फिर उठ के बैठ गया मैं, नहीं मुझे ये चैप्टर समझना है। मैंने उसका पूरा टेक्स्ट का फ़ोटो खींचा, चैट जीपीटी से सर्च किया, अभी भी उसका आंसर नहीं आया। फिर से कोशिश करूँगा। वो चैप्टर है कैसे आप लंबी उम्र जी सकते हैं। तो उसमें जीनोटाइप फिनोटाइप के बारे में कुछ बता रहे हैं। मुझे फिनोटाइप नहीं पता था आज तक। तो जहाँ पर भी आपका थॉट्स गिव अप करता है, वहाँ पर थॉट्स लाना। जहाँ पर आपको लगता है कि मुझे ये थॉट नहीं चाहिए, तो उसको कम कर पाना, इसको बोलते हैं मेंटल स्ट्रेंथ। एंड बिहेव इन पॉजिटिव मैनर डिस्पाइट योर सर्कमस्टांसेस। और इसके अलावा लास्ट में मेंटल स्ट्रेंथ मतलब बिहेविंग इन पॉजिटिव मैनर, सही तरीके से बिहेव करना इररिस्पेक्टिव ऑफ सर्कमस्टांसेस। आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन आप पॉजिटिव बिहेव करना। अब मैं देख पाता हूँ आप तीनों भाई बहनों में सबसे ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ आपकी है। हालांकि आपकी बहुत नहीं है, बट फिर भी स्ट्रेंथ है। आप एक माहौल में अपने आप को फिर भी रेगुलेट करते हो। इट्स अ गुड थिंग, बट वी कैन इम्प्रूव इट मोर। Just as there are those amongst us who are predisposed to develop physical strength more easily than others, mental strength seems to come more naturally to some people. अब हम सब में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी बचपन से ही मस्कुलर होती है। वो थोड़ा सा भी एक्सरसाइज करेंगे तो उनके मसल्स डेवलप हो जाते हैं। और बहुत से ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी बचपन से ही फैटी होती है। वो कम खाएंगे तभी मोटे हो जाते हैं। ऐसे ही होता है मेंटल स्ट्रेंथ। कुछ के लिए मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करना आसान है, कुछ के लिए मुश्किल है। There are several factors that determine the ease at which you develop mental strength. तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर में मेंटल स्ट्रेंथ लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं? सबसे पहला जेनेटिक्स, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जीन्स प्ले अ रोल इन whether or not you may be more prone to mental health issues such as this is mood disorder. देखिए, जीन्स में अगर कोई चीज़ है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो मेरे कंट्रोल में नहीं है ना, तो आपको वो वाला चैप्टर यूज़ करना पड़ेगा, नॉट टू फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। और स्टडी करते रहना चाहिए, क्योंकि जीन्स पता है कैसी हैं। एक तरफ वो मेंटल वीकनेस की भी जीन्स होती हैं, और कुछ लोगों के अंदर मेंटल स्ट्रेंथ की भी जीन्स होती हैं। तो स्टडी करते रहे। जीन्स एकदम नई स्टडी है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और अब क्यों पढ़ा जा रहा है? बिकॉज जेनेटिक लेवल पे अब प्रिडिक्ट किया जा सकता है, इनफैक्ट डिज़ाइन किया जा सकता है बच्चों को। बच्चे की आँख कैसे चाहिए, उसकी शक्ल कैसे चाहिए, बाल कैसे चाहिए। अभी बहुत जल्दी में आ जाएगा, कुछ सालों में, कि उसको कौन कौन सी बीमारी नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसलिए ये ब्रांच बहुत नई है और इसका जिक्र हमेशा करती हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट हर चीज़ का रीज़न जीन्स में है, बट दैट इज़ नॉट द ओनली रीज़न। सेकेंड रीज़न है पर्सनैलिटी।
Some people have personality traits that help them think more realistically and behave more positively by nature. जैसे मेरे लिए रियलिस्टिकली सोचना आसान है. रियलिस्टिक मतलब मैं आपको देखता हूँ तो मेरे मन में आता है अच्छा ये बच्चा ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता. जैसे रियलिस्टिक मतलब समझते हैं, एक बड़ा सा गड्ढा है. हाँ, रैशनल, बिल्कुल सही है. तो कुछ लोग हैं जो रैशनली सोच पाते हैं, बहुत लोग नहीं सोच पाते. आपके अंदर में रैशनैलिटी है बट अभी मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है. वो रैशनैलिटी ज़रा से भी डिस्टर्बेंस आती है तो उड़ जाती है. तो कुछ लोगों की पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी है मेंटल स्ट्रांग होने की, रैशनल होने की. और उसके बाद है एक्सपीरियंसेस. योर लाइफ एक्सपीरियंसेस इन्फ्लुएंस हाउ यू थिंक अबाउट योर सेल्फ. आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपको डिसाइड करते हैं कि आप कैसे सोचोगे अपने बारे में और दूसरों के बारे में और आसपास की दुनिया के बारे में. ये 3 चीज़ें हैं जो हमारी स्ट्रेंथ को डेवलप होने में डिसाइड करती हैं, फैक्टर्स हैं. अगर कोई आदमी मेंटली स्ट्रांग होगा तो उसका बेस क्या होगा? 3 चीज़ें होंगी, थॉट्स, बिहेवियर एंड इमोशन. इमेजिन अ मैन हु फील्स नर्वस अबाउट सोशल सिचुएशन. अब इमेजिन करिए एक आदमी है जो स्टेज पर जाते समय या किसी से मिलते समय बहुत घबराता है. टू मिनिमाइज हिज एंग्जाइटी ही अवॉइड्स स्टार्टिंग कन्वर्सेशन विथ हिज कोवर्कर्स. इसलिए वो घबरा रहा है तो अपने दोस्तों से बात करना शुरू नहीं करेगा, अवॉइड करेगा. द लेस ही स्पीक्स विथ हिज कोवर्कर्स द लेस दे इनिशिएट कन्वर्सेशन विथ हिम. अब प्रॉब्लम सुनिए, मैं आपसे डरता हूँ, मैं सिचुएशन से डरता हूँ, सोशल सिचुएशन से, तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा. मैं आपसे बात नहीं करूँगा तो आप मुझसे बात नहीं करेंगे, हम लोग की बातचीत ही नहीं होगी. The less he speaks with co-workers, the less they initiate. When he enters the break room, passes people in hallway without anyone speaking to him, he thinks, I must be socially awkward. अब वो तो बात करता नहीं, लोग भी उससे बात नहीं करते, तो उसके मन में क्या आता है? मैं अजीब हूँ यार, लोग मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि मैं अजीब हूँ. Feeling awkward, feeling sorry, feeling bad about oneself. The more he thinks about how awkward he is, the more he nervous he feels. और जितना ये थॉट उसके मन में चलता है यार मैं ऑकवर्ड हूँ, उतना ही उसको नर्वसनेस आती है. एज हिज एंग्जाइटी इंक्रीजेज हिज डिज़ायर टू अवॉइड हिज कोवर्कर्स ऑल्सो इंक्रीजेज. और जैसे जैसे उसकी एंग्जाइटी, उसका डर बढ़ते जाता है, उसको बातचीत करने का और कम हो जाता है मन. दिस रिजल्ट्स इन सेल्फ परपेचुएटिंग साइकिल. इसको बोलते हैं एक सेल्फ परपेचुएटिंग साइकिल. मतलब एक छोटी सी प्रॉब्लम बार बार रिपीट होकर के बड़ी होती जाती है. To understand mental strength, you have to learn how your thoughts, behaviors and feelings all are intertwined after working together to create a dangerous downward spiral in the preceding example. आपको ये समझना होगा, अगर आप चाहते हैं कि मेंटली स्ट्रांग हो सके तो आपको देखना होगा कि जैसे आप एक शर्ट पहनते हैं, अभी टी शर्ट पहना है, उसमें रेड, ब्लू, ब्लैक, इन तीनों रंगों के धागे यूज़ किए गए हैं. ऐसे ही हमारे माइंड में 3 धागे हैं, थॉट्स, बिहेवियर एंड इमोशन. आपको अपने थॉट्स में इरैशनल थॉट्स को आइडेंटिफाई करना होगा. आइडेंटिफाइंग इरैशनल थॉट्स एंड रिप्लेसिंग देम विथ मोर रियलिस्टिक थॉट्स. अभी आज दीदी गई है, वो इरैशनल थॉट था उसका, इसलिए मैं उसको रात को काफ़ी देर तक फाइट करा था कि जाने की ज़रूरत नहीं है, जाने की ज़रूरत नहीं, बट शी वेंट. दूसरा होता है बिहेवियर, बिहेविंग इन अ पॉजिटिव मैनर डिस्पाइट द सर्कमस्टांसेस. ये तुमने पढ़ा कि हमको धीरे धीरे अपने आप को गौतम बुद्ध जैसा बनाना होगा, कृष्णमूर्ति जैसा बनाना होगा, कि कितनी भी मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन हो, हमारा बिहेवियर काम हो सके, स्टेबल हो सके. यही कृष्ण समझा रहे थे अर्जुन को कि अर्जुन स्थिति प्रज्ञ रहो. स्थिति प्रज्ञ मतलब सिचुएशंस तुम्हें डिस्टर्ब ना कर सके. और लास्ट में इमोशन, कंट्रोलिंग योर इमोशंस सो योर इमोशंस डोंट कंट्रोल यू. अपने इमोशंस का बॉस बनना ताकि इमोशंस हमको कंट्रोल ना कर सके. द बेनिफिट्स ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ. फ़ायदे क्या होंगे अगर आपके पास मेंटल स्ट्रेंथ होता है? 3 फ़ायदे बताए गए हैं. इंक्रीज्ड रेसिलियंस टू स्ट्रेस. जब स्ट्रेस आएगा तो उसको आप आसानी से डील कर पाओगे. हाँ, काफ़ी कर पाता हूँ. मेंटल स्ट्रेंथ इज़ हेल्पफुल इन एवरी लाइफ, एवरी डेज लाइफ, नॉट जस्ट इन द मिडस्ट ऑफ क्राइसिस. मेंटल स्ट्रेंथ हर रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़फुल है, खाली मुश्किल के टाइम पे नहीं. यू विल बिकम बेटर इक्विप्ड टू हैंडल प्रॉब्लम्स मोर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली एंड इट कैन रिड्यूस योर ओवरऑल स्ट्रेस लेवल. और जितना ही आप इसके ज़रिए अपनी स्ट्रेस को, अपनी प्रॉब्लम को डील कर पाओगे, उतना ही आपको स्ट्रेस भी कम होगा. सेकेंड है इम्प्रूव लाइफ सिचुएशन.
इन जनरल आपकी लाइफ की सिचुएशन बदल जाएगी, इंप्रूव होती जाएगी. एज योर मेंटल स्ट्रेंथ इंक्रीजेज योर कॉन्फिडेंस विल ऑल्सो इंक्रीज. जैसे जैसे आपका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगा आपके अंदर में कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा. यू विल बिहेव अकॉर्डिंग टू योर वैल्यूज़ विच विल गिव यू पीस ऑफ माइंड. आप जैसा अंदर में सोचते हैं ना कि मुझे ऐसा बिहेव करना था, आपकी वैल्यूज़ हैं, मुझे अच्छा बोलना था, मुझे, हम सबके अंदर में एक हीरो वैल्यू होता है. जैसे आपने बाहुबली देखा या किसी बहुत स्टूडियस बच्चे को देखा, जैसे मेरे लिए सुधीर सुब्रमण्यम था. अब हमको लगता है वैसा मैं क्यों नहीं बिहेव कर पा रहा हूं, और ये फ्रस्ट्रेशन हमेशा रहती है. एक वैल्यू है और एक मैं हूं, और मैं उस वैल्यू को हमेशा ललचाता रहता हूं. गोल, वैल्यू को गोल नहीं बोलेंगे. वैल्यू मतलब जैसे ऑनेस्टी एक वैल्यू है, सच बोलना एक वैल्यू है. ऑनेस्टी सच बोलना हो गया. हार्ड वर्किंग एक वैल्यू है. नॉट गिविंग अप एक वैल्यू है. तो जितना आपका मेंटल स्ट्रेंथ होगा उतनी ही आप वैल्यूज को यूज कर पाओगे. यू विल बिहेव अकॉर्डिंग टू योर वैल्यूज विच विल गिव यू पीस ऑफ माइंड. और जब आप वैसा कर पाओगे तो आपको बड़ी खुशी मिलेगी. कृष्णमूर्ति ऐसे ही आदमी थे, जैसे उनकी वैल्यू थी वैसे ही वो बिहेव करते थे. यू विल रिकॉग्नाइज व्हाट्स रियली इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. जैसे मैंने आज मानसी के बारे में बताया ना कि वो मैथ्स और साइंस में बहुत अच्छे थे, 90% पाया था, लेकिन फिर भी उनका मन था, उनके लिए इम्पॉर्टेंट था कि वो ह्यूमैनिटीज़ पढ़े. तो उन्होंने बीए किया, इंग्लिश पढ़ा, उनको इंग्लिश पसंद थी, इंग्लिश के प्रोफेसर बने, वो HOD बने, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. और लास्ट में बेनिफिट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ है एनहांस्ड परफॉर्मेंस. जो भी आप करेंगे उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी. Whether your goal is to be better parent, increase your productivity at office or perform better in the athletic field, increasing your mental strength will help you to reach your full potential. आपका कोई भी गोल हो, आप एक बेहतर पेरेंट बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं ऑफिस में और अच्छा काम कर सकें, या आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा एक्सरसाइज कर सकें, या कॉलेज में स्कूल में और कॉलेज में अच्छे से अच्छे परफॉर्म कर सकें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता. आप जो आदमी मेंटली स्ट्रांग रहते हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं. तो कैसे मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करेंगे उसके स्टेप्स हम लोग कल से शुरू करेंगे. कल पढ़ेंगे सबसे पहला चैप्टर, दे डोंट वेस्ट टाइम फीलिंग सॉरी फॉर देमसेल्व्स. ये चैप्टर 2 है. फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा व्हाट इज मेंटल स्ट्रेंथ. अब फर्स्ट थिंग है, ये पहला चीज़ है जो वो करते हैं. ऐसे 13 चीज़ें हैं जो लोग करते हैं. सबसे पहली चीज़ ये है कि वो लोग अपने आप के लिए सॉरी फील कर, जैसे उनको पता चलता है वो सॉरी फील कर रहे हैं, अपना वहाँ से ध्यान हटा देते हैं और काम करते हैं. तो कल से शुरू करेंगे, ठीक है. पंचतंत्र की कहानी है. एक पंडित जी थे, वो एक बकरी लेके जा रहे थे, तो बकरी लोग चुराना चाहते थे. लोग बोलते, 2 आदमी थे, एक उसमें से पंडित जी के पास गया, बोलता अरे पंडित जी ये गधा लेकर कहाँ जा रहे हो. पंडित जी ने पागल हो, गधा है ये बकरी है. बकरी को गधा बोल रहा है. फिर आगे जाकर के उसने अपने दोस्त को बोल दिया तुम भी यही बोलना. और ऐसे 4-5 बार लोगों ने उनको बोला गधा गधा गधा, तो उस बकरी को फेंक कर चले गए. उनको ये डाउट होने लगा कि ये बकरी है. खैर वो तो देखने वाली चीज़ थी, आंखों से दिख सकती थी, लेकिन यहाँ तो जब लोग आपके बारे में सेल्फ पिटी करेंगे तो आपको अचानक से लगेगा शायद यार टीचर ने कहा था मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ सॉन्ग में, शिरीष के नाम पे गिरीश को बुला लिया, गिरीश मैं ही हूँ, जब नहीं करना था तो बोला क्यों, शायद मैं गाना नहीं अच्छा गाता हूँगा. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में. इसको हम कहते हैं बी मेंटली स्ट्रॉन्ग. इसमें हम लोग 13 चीज़ें पढ़ेंगे जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग नहीं करते हैं. तो कल हमने उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बताया था, कौन कौन से चैप्टर्स कवर होंगे. आज उसमें से पहला चीज़ जो आपको नहीं करना है अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं. मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट वेस्ट टाइम फीलिंग सॉरी फॉर देमसेल्व्स. जो लोग भी मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं वो अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं सॉरी फील करके, अपने लिए बेचारगी फील करके, अरे बेचारा मैं सॉरी. एक कहावत है, जॉन गार्डनर ने कहा है, सेल्फ पिटी इज ईजिली द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ऑफ
द नॉन फार्मास्यूटिकल नार्कोटिक्स. वाह. इट इज़ एडिक्टिव, गिव्स मोमेंटरी प्लेजर एंड सेपरेट्स द विक्टिम फ्रॉम रियलिटी. बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है. सेल्फ पिटी इज ईजिली द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ऑफ द नॉन फार्मास्यूटिकल नार्कोटिक्स. सेल्फ पिटी मतलब अपने ऊपर दया करना, दया नहीं, अपने ऊपर ख़राब फील करना. हाँ, गिल्टी कह सकते हो. अपने लिए अपने को ख़राब बोलना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ख़राब हूँ, इस तरह की चीज़ें. ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नॉन फार्मास्यूटिकल नार्कोटिक है. मतलब दवाई खा करके लोग अपनी तबीयत ख़राब करते हैं. बहुत से लोग ड्रग एडिक्ट होते हैं, लेकिन ये तो बिना दवाई के ही आप अपने आप को टॉर्चर कर सकते हैं, अपने आप को एडिक्ट कर सकते हैं. इसका एडिक्शन होता है सेल्फ पिटी का. बहुत से लोग जिनको अपने बारे में बहुत ख़राब फील होता है, सॉरी फील होता है, वो बैठकर दिन भर सॉरी फील करते हैं. प्लस इट गिव्स प्लेजर. जब आप ये करते हैं ना तो आपको मज़ा भी मिलता है, एक अजीब टाइप का पैथोलॉजिकल मज़ा. और लास्ट में इट सेपरेट्स द विक्टिम फ्रॉम रियलिटी. जो आदमी विक्टिम है, जिसने कुछ गलत किया है या जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, वो जब अपने बारे में ऐसे सोचता है ना, बेचारा मैं नहीं कर पाया, मैं ख़राब हूँ, ऐसे ऐसे, तो जो रियलिटी है उससे अपने आप को काट लेता है. कैसे? मान लीजिए मैंने एग्ज़ाम दिया, मैथ्स का एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, या कोई कंपटीशन दिया उसमें फ़ेल हो गया. उसके बाद आकर के मैं रोना शुरू कर दूँ. उस रोने में रियलिटी क्या है ये मिस हो जाएगी. लेट्स से मुझे 100 में से 50 नंबर मिले, तो 50 तो मिले, लेकिन अगर मैं सेल्फ पिटी में हूँ, अपने बारे में सॉरी फील कर रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा मैं किसी लायक नहीं हूँ. मतलब मुझे 0 मिले, मैं 0 के लायक हूँ. लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं अपने बारे में कि अगर मैं वो नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता हूँ, तो मैं 0 के लायक हूँ. तो ये रियलिटी से मिस कर गए ना. अब एक कहानी. During the week that followed Jack's accident, his mother couldn't stop talking about horrible incident. जिस हफ्ते जैक का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी माँ बस उसी एक्सीडेंट के बारे में, उस डरावने एक्सीडेंट के बारे में बस बात कर रही थी और रुक ही नहीं रही थी. Every day she recounted the story about how both Jack's leg were broken and when he was hit by the school bus. हर रोज़ सुबह जिससे भी मिलती थी बस वो एक ही बात करती थी, कैसे स्कूल बस से उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी दोनों टांगें टूट गईं. शी फेल्ट गिल्टी दैट शी वॉजंट देयर टू प्रोटेक्ट हिम. उसको बड़ा ख़राब भी लग रहा था कि मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए वहाँ थी नहीं. एंड सीइंग हिम इन अ व्हील चेयर फॉर सेवरल वीक्स वॉज ऑलमोस्ट मोर दैन शी कुड बेयर. और अपने बच्चे को जब व्हील चेयर पर देखती थी तो उससे बर्दाश्त नहीं होता था. ऑल्दो डॉक्टर्स हैड प्रेडिक्टेड अ कंप्लीट रिकवरी, शी रिपीटेडली वार्नड जैक दैट हिज लेग्स मे नेवर फुल्ली हील. डॉक्टर्स ने तो बोल दिया था कि कोई चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा, पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, लेकिन उसने अपने बच्चे को बार बार वार्न किया, अभी हील नहीं होगा, ये कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा. हाँ, उसको डर था तो उसने शेयर किया. शी वॉन्टेड हिम टू बी अवेयर दैट ही मे नॉट बी एबल टू प्ले सॉकर और रन अराउंड लाइक अदर किड्स एवर अगेन. और वो चाहती थी, अपने बच्चे को बताना चाहती थी कि तुम अब कभी भी फुटबॉल नहीं खेल पाओगे जैसे बाकी बच्चे खेलते हैं, या शायद बाकियों की तरह दौड़ नहीं पाओगे. और ये एक बार नहीं, कई बार बोल चुकी थी, जस्ट इन केस देयर वाज अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो चाहती नहीं थी कि उसके बच्चे का पैर दोबारा कमज़ोर होकर के टूट जाए, क्योंकि एक बार टूट चुका है ना. ऑल्दो his doctors had medically cleared him to return to school, his parents decided that Jack's mother would quit her job and homeschool him for the remainder of the year. डॉक्टर्स ने बोल दिया अब ठीक हो गया, अब स्कूल जा सकता है, लेकिन उसकी माँ ने अपना जॉब छोड़ दिया और डिसाइड किया कि इस साल मैं अपने बच्चे को होम स्कूलिंग कराऊंगी और उसके साथ ही घर पे रहूंगी. They felt that seeing and hearing school buses each day might trigger too many bad memories. और इसके पीछे रीज़न क्या था? उनको लगा रोज़ रोज़ उसी स्कूल बस के साथ जाना पड़ेगा तो डरावनी मेमोरीज आ जाएंगी फिर से. They also wanted to spare him from having to watch idly from his wheelchair as his friends played at recess.
और उसके अलावा वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसके दोस्त वहाँ पर सब खेल रहे हैं और ये स्कूल में जाकर के व्हील चेयर पर बैठा हुआ है, उनको देख देख करके ललचा रहा है. They hoped that staying home would be will heal Jack faster, both emotionally and physically. और इन लोगों की उम्मीद यही थी दोनों की, इसकी मदर की. डॉक्टर्स ने कहा था अब जा सकता है स्कूल, लेकिन माँ को लगा अगर घर पे रहेगा तो जल्दी हील होगा, इमोशनली भी और फिजिकली उसके पैर भी जल्दी हील हो जाएंगे. Jack usually completed his home school work in the morning and he spent his afternoons, evenings watching TV and playing video games. अब जैक के हो गए मज़े. वो अपना जो भी होम स्कूल का होमवर्क होता था वो सुबह सुबह कंप्लीट कर लेता था और शाम को अपना टीवी देखता था और रात को वीडियो गेम खेलता था. Within few weeks, his parents noticed that his mood seemed to change. और कुछ ही हफ्तों में उसके पेरेंट्स ने देखा कि इस बच्चे का मूड बदल रहा है. A normally upbeat and happy child, Jack became irritable and sad. ये नॉर्मली बहुत खुश रहता था, अपबीट रहता था और हैप्पी चाइल्ड था, लेकिन अब वो इरिटेबल हो गया है, सैड हो गया है, दुखी हो गया है. His parents grew concerned that the accident may have traumatized him even more. अब पेरेंट्स को चिंता हो रही है, ऐसा तो नहीं कि इस एक्सीडेंट की वजह से बेचारे को ट्रोमा पहुंच गया इसलिए इरिटेबल सैड हो गया है. They pursued therapy in hope it could help Jack deal with his emotional scar. तो उन्होंने एक डॉक्टर से साइकोथेरेपी कराई कि जो भी इसके मन में दुख तकलीफ है, इमोशनल स्कार है, वो ठीक हो जाए. Jack's parents took him to a well-known therapist with expertise in childhood trauma. अब ये लोग उसको लेकर गए एक चाइल्डहुड ट्रोमा एक्सपर्ट के पास जो इसी चीज़ का साइकोथेरेपी करता है. The therapist had received the referral from Jack's pediatrician, so he knew little bit about Jack's experience prior to the meeting. और ये थेरेपिस्ट को उसके डॉक्टर ने एक नोट्स भेज दिया था कि इसके साथ क्या क्या दिक्कत हुई थी, तो उसको थोड़ा पता था इसके बारे में. When Jack's mother wheeled him into the therapist's office, Jack stared silently at the floor. अब जैक की माँ ने उसको व्हील चेयर के साथ डॉक्टर के पास ले गई और वो बच्चा वहाँ साइकोथेरेपिस्ट के पास पहुँचा और ज़मीन को देख रहा है, डॉक्टर को नहीं देख रहा. His mother began by saying, "We are having such a hard time since his terrible accident." उसकी माँ ने रोना शुरू कर दिया. हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, उसका एक्सीडेंट हो गया और बहुत दिक्कत हो रही है. It's really ruined our lives and caused a lot of emotional problems for Jack. इसने ना हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और हमारे बेटे को बहुत इमोशनल प्रॉब्लम हो रही है जैक को. He is just not the same little boy. ये बदल गया है पूरी तरह से, ये वैसा बच्चा नहीं रह गया. To his mother's surprise, therapist didn't respond with sympathy. लेकिन जब उसकी माँ ने देखा तो बड़ा अजीब लगा उनको, क्योंकि थेरेपिस्ट ने सिंपैथी नहीं दिखाया. अरे बहन जी बड़ा बुरा हुआ आपके साथ, ऐसा नहीं किया. Instead, he enthusiastically said, "Boy, have I been looking forward to meeting you." उसने तो बड़े जोश से, अरे बेटा कैसे हो, तो तुमसे मिलने वाला था यार, डॉक्टर ने बताया था तुम आने वाले हो. Jack, I have never met a kid who could beat a school bus. यार तुम तो बड़े बहादुर आदमी हो, तुमने स्कूल बस को ही टक्कर मार के गिरा दिया. भाई वाह. You have to tell me how did you manage to get into fight with the school bus and win. तुम्हें बताना पड़ेगा भाई कि स्कूल बस से तुमने कैसे फाइट किया और कैसे जीते तुम. For the first time since the accident, Jack smiled. जब एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद पहली बार जैक मुस्कुराया, जैसे आप मुस्कुरा रहे थे 3 दिन बाद. Over the next few weeks, Jack worked with his therapist on making his own book. और अगले 3 हफ्ते में उसने अपने थेरेपिस्ट के साथ बैठ करके अपनी बुक बनाई, बुक लिखा. He appropriately named it How to Beat School Bus. और उस किताब का नाम लिखा कि स्कूल बस को कैसे हराया जाए. He created a wonderful story about how he managed to fight the school bus and escape with only few broken bones. और उसने स्टोरी में ये दिखाया कि किस तरह से उसने अपने स्कूल बस को हराया और उसके बदले में स्कूल बस बेचारी इसकी केवल 1-2 हड्डी तोड़ पाई बस. He embellished on the story by describing how he grabbed hold of the muffler, swinging himself around and protected the majority of his body from getting hit by the bus. उसने खूब डिटेल में डिस्क्राइब किया अपनी किताब में कि कैसे उसने अपना मफलर निकाला, उसने उससे स्विंग किया और अपनी पूरी बॉडी को बचाया जब बस उसको मार रही थी. Despite the exaggerated detail, the main part of the story remained the same.
ऑब्वियसली थोड़ा बहुत उसमें एग्जैजरेशन था, बस को मारा, बट ज़्यादातर स्टोरीज में सच थी. ही सर्वाइव बिकॉज ही इज़ अ टफ किड. वो सर्वाइव कर गया क्योंकि वो एक बहादुर बच्चा था. जैक कंक्लूडेड हिज बुक विथ सेल्फ पोर्ट्रेट, और उसके बाद उसने अपनी किताब को कंप्लीट किया एक सेल्फ पोर्ट्रेट से. ही ड्रू हिमसेल्फ सिटिंग ऑन अ व्हील चेयर वियरिंग अ सुपर हीरो कैप. उसने अपनी फ़ोटो बनाई एक व्हील चेयर पर बैठे हुए और एक सुपर हीरो का कैप पहना हुआ है. द थेरेपिस्ट इंक्लूडेड जैक्स पेरेंट्स इन द ट्रीटमेंट, और इस पूरे ट्रीटमेंट के दौरान थेरेपिस्ट ने उसके पेरेंट्स को भी इंक्लूड किया था. शी हेल्प्ड देम सी हाउ फॉर्चुनेट दे वर दैट जैक सर्वाइव विथ ओनली फ्यू ब्रोकन बोन्स. और उन दोनों पेरेंट्स को भी उसने ये कन्विंस किया कि देखो तुम्हारा बच्चा बहुत किस्मत वाला है, इससे भी बुरा हो सकता था, बट केवल कुछ हड्डियाँ ही तो टूटी हैं बस. शी एनकरेज्ड हिज पेरेंट्स टू स्टॉप फीलिंग सॉरी फॉर जैक, और फिर उन्होंने इनकरेज किया उसके पेरेंट्स को कि अपने बच्चे के बारे में खराब सॉरी फील मत करो, दुखी मत हो. शी रिकमेंडेड दे ट्रीट हिम लाइक मेंटली एंड इमोशनली टफ किड हु वॉज केपेबल ऑफ ओवरकमिंग ग्रेट एडवर्सिटी. उन्होंने कहा देखो अपने बच्चे को ऐसा मत करो कि बेचारा है, ये ऐसे ट्रीट करो कि वो बहुत टफ किड है, बहुत टफ बच्चा है, और जितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आएगी उसको झेल सकता है. Even if his legs didn't heal properly, she wanted them to focus on what Jack could still accomplish in life and not what the accident could prevent him from being able to do. और उन्होंने समझाया कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर इसका पैर पूरी तरह से ठीक नहीं होता है उस पर फोकस मत करो, देखो कि ये बच्चा क्या accomplish कर सकता है, ना कि इस एक्सीडेंट्स ने क्या क्या चीज़ें इसके लिए रोक दी हैं. The therapist and Jack's parents worked with the school faculty and staff to prepare Jack's return to the school. थेरेपिस्ट ने और जैक के पेरेंट्स ने दोनों ने मिल करके स्कूल के टीचर्स के साथ मिल करके एक सिस्टम नहीं, एक ये तैयारी की कि कैसे स्कूल वापस जा सके. पार्टी नहीं, प्रिपेयर, उसका रिटर्न प्लान किया कि अभी वापस जाए स्कूल. नहीं तो ये सोच रहे 1 साल के लिए घर पे बैठेंगे, वो कैंसिल हो गया. बेचारे का वीडियो गेम वगैरह सब कैंसिल हो गया. In addition to the special accommodation he would need because he was still in the wheelchair, they wanted to ensure that the other students and teachers didn't pity Jack. इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, ऑब्वियसली उसको एक अलग से जगह चाहिए जहाँ पर व्हील चेयर रखा जा सके, बट वो ये चाहते थे कि स्कूल की टीचर्स और बाकी बच्चे इसको पिटी ना करें, इसके ऊपर दया न दिखाएं. They arranged for Jack to share his book with his classmates so that he could tell them how he beat the school bus and show them that there was no more reason to feel sorry for him. और उसने कहा अपने स्कूल के फ्रेंड्स को ना अपनी किताब दिखाना कि कैसे तुमने स्कूल की बस को बीट किया, और अब तुम्हें मेरे बारे में सॉरी फील करने की ज़रूरत नहीं है. सेल्फ पिटी पार्टी. सेल्फ पिटी की पार्टी कैसी होती है? वी ऑल एक्सपीरियंस पेन एंड सॉरो इन लाइफ. हम सबको पेन और सॉरो तो मिलता है लाइफ में, दुख. And although sadness is normal, healthy emotion, dwelling on your sorrow and misfortunate is self-destructive. तो सैड होना नॉर्मल चीज़ है, लेकिन नॉर्मल हेल्दी इमोशन, दुखी होना एक नॉर्मल हेल्दी इमोशन है, लेकिन उस दुख के ऊपर ध्यान से सुनिएगा, ड्वेल करना, बस सोचते रहना. हाँ, ड्वेलिंग ऑन योर सॉरो. ड्वेलिंग मतलब थिंकिंग भी नहीं. ड्वेलिंग मतलब जैसे दूध दे दिया जाए आपको और उसके अंदर चम्मच लेकर इसे गोल गोल घुमाते रहें. हाँ, थिंकिंग विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी कंक्लूजन, विदाउट एनी डिसीजन, उसको बोलते हैं ड्वेल करना. ड्वेलिंग ऑन योर सॉरो एंड मिसफॉर्च्यून इज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव. अगर आप अपने दुख के ऊपर ड्वेल करते हैं और अपने मिसफॉर्च्यून, अपनी बदकिस्मती पर ड्वेल करते हैं, तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होता है, अपने आप को डिस्ट्रॉय करने वाला है. डू यू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू एनी ऑफ दीज पॉइंट्स बिलो? अब आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ और बताइएगा आप इसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हो या नहीं. यू टेंड टू थिंक योर प्रॉब्लम्स आर वर्स दैन एनी वन एल्स. आपको अक्सर ऐसा लगता है कि मेरी प्रॉब्लम दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. नो, चलो ठीक है, एक बार मैं करता था, अब नहीं करता हूँ. सेकेंड पॉइंट, इफ इट वरंट फॉर बैड लक यू आर प्रिटी श्योर दैट यू हैड नन एट ऑल. You are pretty sure you would have none at all. अगर तुम्हारी किस्मत ख़राब ना होती तो तुम्हें कुछ और नहीं मिलता, तुम्हारे को केवल ख़राब किस्मत ही मिलेगी. If it weren't for bad luck, you are pretty sure you would have none at all. मम्मी बहुत बार बोलती हैं,
मेरी किस्मत हमेशा ख़राब ही रहती है। जब भी किस्मत की बात आती है, जैसे मैं आपको बोलूँ चलो एक लॉटरी टिकट खरीदते, तो बोलेंगे पापा छोड़ो जाने दो। क्यों? मेरी किस्मत हमेशा ख़राब ही रहती है। इफ़ इट वरंट फॉर बैड लक यू आर प्रिटी श्योर यू वुड हैव नन एट ऑल। बैड लक है तो मुझे मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये है इसका एग्जैक्ट सेंटेंस हिंदी में। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको हमेशा बैड लक ही मिलता रहता है? आपका गुड लक भी है? कब लास्ट कब हुआ था? अभी कैसे? ओह नाइस, क्लास अच्छी चल रही है आपके लिए, वेरी गुड। तो ये भी आपका नो हो गया। प्रॉब्लम्स सीम टू एड अप फॉर यू एट अ मच फास्टर रेट देन एनीवन एल्स। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद आती रहती है। बाकियों के साथ ऐसा नहीं होता, आपके साथ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स आती रहती हैं कभी कभी। तो इसमें यस बोल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यू आर फेयरली सर्टन दैट नो वन एल्स ट्रूली अंडरस्टैंड्स हाउ हार्ड योर लाइफ रियली इज। आपको ये काफ़ी पक्का है कि कोई आपको समझ नहीं पाता कि आपकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। समझ पाता है कोई? कौन? दोस्त लोग पहले और हम लोग बाद में। वाह। You sometimes choose to withdraw from leisure activities and social engagements so you can stay home and think about your problems. ऐसा कभी होता है कि आप छुट्टी करके घर पे बैठ जाएं, कहीं घूमने फिरने न जाएं? और क्यों घर पे बैठ के अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना है मुझको? कभी नहीं होता। You are more likely to tell people what went wrong during the day rather than what went well. आप जब अपने पेरेंट्स से या फ्रेंड से बताते हैं तो ज़्यादातर अपनी ख़राब चीज़ें बताते हैं कि क्या क्या ख़राब हुआ, बजाय कि क्या क्या अच्छा हुआ। नहीं, ठीक है, चलो ये भी नो हो गया। यू ऑफन कंप्लेन अबाउट थिंग्स नॉट बीइंग फेयर। और अक्सर आप रोते हो कि अरे स्कूल में टीचर फेयर नहीं है, पार्शियल है। हाँ, तो घर में आप कंप्लेन करते हैं कि पापा और मम्मी आपके साथ फेयर नहीं है। भैया और दीदी को ज़्यादा उनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उनको ज़्यादा छूट है। और इसमें थोड़ा सच्चाई भी है, बट आप कंप्लेन भी करते हो उसके बारे में। ठीक है, तो यस हो गया। 3 यस। यू स्ट्रगल टू फाइंड एनीथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर सम टाइम्स। यू स्ट्रगल टू फाइंड एनीथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर सम टाइम्स। जब आपके साथ कुछ होता है तो उसके लिए बहुत ग्रेटफुल नहीं हो पाते। यू स्ट्रगल टू फाइंड एनीथिंग टू बी ग्रेट। अच्छा, नहीं, आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ मिलती नहीं है जिसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हो जाए। भगवान को बोलें कि यार भगवान थैंक यू यार, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मेरे लिए ये चीज़ की। अगर मैं आपसे पूछूं कोई एक चीज़ है आपकी लाइफ में जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं? यू आर स्ट्रगलिंग। क्या चीज़? ये तो फिलॉसफी हो गई। मतलब कुछ नहीं मिला आपको? क्या मतलब? आप यू स्ट्रगल टू फाइंड एनीथिंग, कोई ऐसी चीज़ मिल नहीं रही आपको जिसमें आप ग्रेटफुल हो सके ना? तो ये भी यस। यू थिंक दैट अदर पीपल आर ब्लेस्ड विथ ईजियर लाइफ्स। आपको लगता है बाकी सब लोग आपसे ज़्यादा आसान ज़िंदगी जी रहे हैं? नहीं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है, यू समटाइम्स वंडर इफ़ द वर्ल्ड इज़ आउट टू गेट यू। और आपको कभी कभी लगता है पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ी है, मुझे परेशान करना चाहती है। नहीं, तो टोटल 4 यस हुए। ठीक है। कैन यू सी योर सेल्फ इन सम एग्जाम्पल्स अबव? सेल्फ पिटी कैन कंज्यूम यू अंटिल इट इवेंचुअली चेंजेस योर थॉट्स एंड बिहेवियर्स। अगर आप अपने आप को ऊपर किसी में देख पा रहे हैं, इसका मतलब कभी कभी आप सेल्फ पिटी में जाते हैं। बट यू कैन चूज़ टू टेक कंट्रोल। लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल ले सकते हैं। इवन व्हेन यू कांट ऑल्टर योर सर्कमस्टांसेस यू कैन ऑल्टर योर एटीट्यूड। आप हो सकता है अपनी ज़िंदगी के सर्कमस्टांसेस को, परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपना एटीट्यूड बदल सकते हैं। वाई वी फील सॉरी फॉर आवरसेल्व्स। आज हम समझेंगे कि क्यों हम अपने बारे में सॉरी फील करते हैं। इफ सेल्फ पिटी इज सो डिस्ट्रक्टिव, वाई डू वी डू इट इन द फर्स्ट प्लेस? जब सेल्फ पिटी इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव चीज़ है, अपने बारे में नेगेटिव फील करना, ख़राब फील करना, तो हम सब करते क्यों हैं? एंड वाई इज इट समटाइम्स सो ईजी एंड इवन कंफर्टिंग टू इंडल्ज इन सेल्फ पिटी? मम्मी तो बहुत ज़्यादा करती है सेल्फ पिटी। हाँ, बहुत। तो अगर इतना खतरनाक है तो हम लोग उसमें कंफर्ट क्यों लेते हैं?
मेरी तो सारे में नो है। मुझे तो लगता है ज़िंदगी मेरे साथ बहुत ज़्यादा मेहरबान है। हर चीज़ के लिए मुझे लगता है किस्मत हमेशा ही अच्छी अच्छी रहती है। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। सो मेनी बुक्स आई हैव। नहीं, मैंने कहा ना, सो बुक्स आई हैव, सन आई हैव, वाइफ आई हैव, एम्प्लॉयज़ आई हैव, यूट्यूब चैनल आई हैव। आई कैनॉट स्टॉप बट काउंट, कीप ऑन काउंटिंग कितनी चीज़ों के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। ज़रूर। Pity was Jack's parents' defense mechanism to protect their son and themselves from future danger. जब पिटी कर रहे थे तो जैक की पेरेंट्स उसको बचा रहे थे फ्यूचर के खतरों से। पिटी करना सिस्टम 1 में आएगा ना? एग्जैक्टली, पिटी करना सिस्टम 1 में आएगा। ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, बिना सोचे समझे करते हैं हम। सिस्टम 2 में होंगे तब क्या होगा? अगर सिस्टम 2 में होंगे तो हम बोलेंगे रुको रुको रुको, मेरे साथ किस्मत हमेशा ख़राब होती है। अच्छा, लेकिन ये तो एक इंसिडेंस हुआ, इसके अलावा कुछ और है क्या? ये थॉट कहाँ से आ रहा है? क्या यही थॉट है? कुछ और भी थॉट हो सकता है। They chose to remain focused on what he couldn't do as a way to shield him from having to face any potential problems. जब वो सेल्फ पिटी कर रहे थे तो उन्होंने इस चीज़ पर चूज़ किया कि वो बच्चा क्या क्या नहीं कर सकता है, ताकि वो उसको बचा सके फ्यूचर की प्रॉब्लम से, आने वाली प्रॉब्लम से। अंडरस्टैंडेबली दे वरीड अबाउट सेफ्टी मोर देन एवर। और भाई, उनके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है तो उनको उसकी सेफ्टी की ज़्यादा चिंता थी। दे डिडंट वांट हिम टू बी आउट ऑफ देयर साइट, इसलिए वो चाहते नहीं थे कि मेरा बच्चा मेरी आंखों से ओझल हो जाए। दे वर कंसर्न्ड अबाउट द इमोशनल रिएक्शन ही माइट हैव बाय सीइंग द स्कूल बस अगेन। उनको इसकी भी चिंता थी कि जब वो बच्चा स्कूल बस को देखेगा तो उसका रिएक्शन कैसा होगा। बब्बू ने जब कार का एक्सीडेंट किया था तो ऑलमोस्ट 3-4 साल तक कार चलाई नहीं। इट वॉज अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर द पिटी पोर्ड ऑन जैक टर्न हिम इनटू अ सेल्फ पिटी। और जितना ज़्यादा लोगों ने पिटी किया, उतना ही बहुत जल्दी वो पिटी क्या बन गया जैक के लिए? सेल्फ पिटी। उसको लगने लगा, हाँ यार, मैं सही में किसी काम का नहीं हूँ। मुझको अपने आप पे सेल्फ पिटी नहीं हो रहा, लेकिन मेरे अराउंड देखते भी करें जो मेरे ऊपर कर रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे होने लगे? बिल्कुल हो सकता है। बार बार एक कहानी है, बहुत पंचतंत्र की कहानी है। एक पंडित जी थे, वो एक बकरी लेके जा रहे थे, तो बकरी लोग चुराना चाहते थे। लोग बोलते, 2 आदमी थे, एक उसमें से पंडित जी के पास गया, बोलता, अरे पंडित जी, ये गधा लेकर कहाँ जा रहे हो? पंडित जी ने, पागल हो, गधा है ये बकरी है। बकरी को गधा बोल रहा है। फिर आगे जाकर के उसने अपने दोस्त को बोल दिया, तुम भी यही बोलना। और ऐसे 4-5 बार लोगों ने उनको बोला, गधा गधा गधा, तो उस बकरी को फेंक कर चले गए। उनको ये डाउट होने लगा कि ये बकरी है। खैर, वो तो देखने वाली चीज़ थी, आंखों से दिख सकती थी, लेकिन यहाँ तो जब लोग आपके बारे में सेल्फ पिटी करेंगे तो आपको अचानक से लगेगा, शायद यार टीचर ने कहा था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ सॉन्ग में, शिरीष के नाम पे गिरीश को बुला लिया, गिरीश मैं ही हूँ, जब नहीं करना था तो बोला क्यों? शायद मैं गाना नहीं अच्छा गाता हूँगा। It is so easy to fall into self-pity trap. As long as you feel sorry for yourself, you can delay any circumstance that will bring you face to face with real fears. You can avoid taking any responsibility for your actions. Self-pity करने से आप अपने डर से बच सकते हैं, और एक चीज़ और बच सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जिम्मेदारी लेने से। मुझसे नहीं होगा, मैंने वीडियो बनाया था ना आपका, एडिट किया था, ख़राब हो गया था, अब दोबारा नहीं कर सकता, मैं 4 साल पहले किया था। फीलिंग्स सॉरी फॉर योर सेल्फ कैन बाई टाइम। और जब आप अपने बारे में सॉरी फील करेंगे तो आपको कुछ टाइम मिल जाएगा टाइम पास करने के लिए। Instead of taking action or moving forward, exaggerating how bad your situation is justifies why you shouldn't do anything to improve it. आप कुछ एक्शन तो लेंगे नहीं, लेकिन आप जब सेल्फ पिटी करते हैं तो आप अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि आपको कुछ करना भी नहीं चाहिए। अरे मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मेरे से नहीं हो सकता, इसलिए मैं ट्राई भी नहीं करूँगा। तो आप अपने आप को जस्टिफाई करते हैं इस चीज़ के लिए। मैं फेल हो गया था ना एग्ज़ाम में, 0 आए थे, इसलिए मैं पढ़ नहीं सकता।
मैं डॉक्टर तो कभी नहीं बन सकता, बहुत मोटी मोटी बुक है, मेरे पापा मम्मी की कमर दुखती है तो मैं कहाँ से डॉक्टर बन सकता हूँ? नहीं, थोड़ा देखिए, एक है रियलिटी। एक डॉक्टर साहब को मैं जानता हूँ, लखीमपुर में ही हैं, वो बताते हैं फर्स्ट क्लास से लेकर के 10th क्लास तक वो हर क्लास में कभी कभार फेल ही होते रहे और उनको लग रहा था कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद पता नहीं कहाँ गए, किसी को देखा उन्होंने, एक बच्चा था वो उनसे भी कमज़ोर, हिंदी मीडियम का था, उसको इंग्लिश भी नहीं आती थी। उसको देख करके उनको लगा यार ये कितनी मेहनत कर रहा है, और पूछा क्या कर रहे हो, तो उसने बोला मैं PMD की तैयारी कर रहा हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो उनको अचानक से कहाँ से मोटिवेशन आ गया और पढ़ना शुरू कर दिया डॉक्टरी का, और वो डॉक्टर बन गए। मतलब कंपटीशन दिया, फिर डॉक्टर बन गए, प्रैक्टिस कर रहे हैं इस समय। डॉक्टर भल्ला, ये उनकी कहानी खुद बताते हैं वो। सेल्फ पिटी क्या करता है, आपको कोई एक्शन लेने से रोक देता है, क्योंकि आपके पास रीज़न है ना, मैं कर ही नहीं सकता, मेरी टांगों में दर्द है इसलिए मैं रेस नहीं दौड़ सकता, मेरा दिमाग कमज़ोर है इसलिए मैं कोई प्रोफेशनल पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ। जैसे गरिमा ने अपने आप को कन्विंस कर रखा है कि मैं मैथ्स में वीक हूँ। हम जस्टिफाई करते हैं एक्शन न लेने के लिए। आज गरिमा चाहती तो इस सेंटर में ऑलमोस्ट 2 साल से काम करते करते उसने अच्छी खासी सेविंग बना ली होती, 1-2 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए होते। मैं उसको 10,000 रुपीज़ पर मंथ ऑफर कर रहा था। काउंटर पे बैठती, नीचे अल्ट्रासाउंड में आती, पूरे काम को मैनेज करती और 10,000 रुपीज़ हर महीने में उसको देता। 1 साल में 10,000 रुपीज़ पर मंथ इंटू 1 ईयर इज इक्वल टू 1,20,000 रुपीज़। ये उसके पास सेविंग होती। लेकिन उसने अपने आप को कन्विंस क्या किया, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन क्या उसकी IQ, गरिमा की IQ शुभी के IQ से कम है? मुझे तो लगता ज़्यादा है। जो पैसे नहीं कमा पा रहा है उसकी IQ काहे की? उसने अपने आप के ऊपर सेल्फ पिटी किया। आपका? आपने अपने आप को कन्विंस कर रखा है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है इन सब्जेक्ट्स में। अब आ रहा है धीमे धीमे। हाँ, आपको लगता है क्लास में जैसे वो लड़की है, कौन सी जो टॉपर है तुम्हारी क्लास की, सृष्टि की तरह हम लोग नहीं है भाई। आपने अपने आप को ये भी बता रखा है कि मेरी हैंडराइटिंग इससे ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती, और अगर ट्राई करते हैं तो फिर सेल्फ पिटी आ जाता है, अरे यार मुझसे नहीं हो रहा है। सेल्फ पिटी आ जाता है बीच बीच में कभी कभी। म्यूजिक में नहीं आता है, चाहे उसमें कितना भी खराब गाओ, लेकिन गाएंगे, ट्राई करते रहेंगे। पीपल ऑफन यूज सेल्फ पिटी एज अ वे टू गेन अटेंशन। ये नई चीज है, लोग सेल्फ पिटी को यूज करते हैं अटेंशन पाने के लिए। बहुत दुखी, पापा मुझे अब ध्यान नहीं देते, आप लोग दीदी के ऊपर ध्यान देते, भैया के ऊपर देते, मेरे ऊपर नहीं देते। Playing the poor me card may result in some kind of gentle words from others, at least initially. अगर आप ये कार्ड प्ले करते हैं, बेचारा मैं, पुअर मी, तो शुरू शुरू में कुछ लोग आपको अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलते हैं, अरे बेचारा बेचारा, शुरू में मिलेगा। For people who fear rejection, self-pity can be indirect way of gaining help by sharing a woe is me tale in hopes it will attract some assistance. आज गरिमा ने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो शेयर किया है, उसमें उसने लिखा है कि मैं चाची के साथ हूँ, बहुत खुश हूँ। चाची को मैंने एक ग्रीन बैंगल दिया था, उन्होंने 8 साल से उसको बदला नहीं। वहाँ गई है रिश्तेदारों से मिलने के लिए, अपने काम को छोड़ करके। इट्स एन इनडायरेक्ट वे ऑफ गेनिंग हेल्प बाय शेयरिंग। वो वहाँ पर अटेंशन पा रही है। सेल्फ पिटी में जब उसकी मम्मी की डेथ हुई, सबने उसको सेल्फ पिटी किया। अब उसको सेल्फ पिटी की आदत पड़ गई है, अटेंशन पाने की आदत पड़ गई है। जहां भी जाती है, या तो वो बहुत हाइपर रहती है या दुखी रहती है। आप कोशिश करते हो एनालाइज करने के लिए रियलिटी क्या है। कभी कभी दुखी हो जाते हो, बट ज़्यादातर रियलिटी को एक्सप्लोर करते हो रैशनली। भैया ने अब पिछले 6 महीनों में, साल भर में काफ़ी, बट जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो वो भी सेल्फ पिटी में चला जाता है, रियलिटी से अलग हट करके। टेलिंग योर बॉस हाउ बैड योर लाइफ इज मे स्टेम फ्रॉम होप्स दैट लेस विल बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। अगर आप अपने बॉस को बोलते हैं ना कि मेरी लाइफ कितनी ख़राब है, कितनी मुश्किल है, तो आप ये उम्मीद करते हैं कि वो आपसे ज़्यादा काम की उम्मीद ना करें। और आज का लास्ट पैराग्राफ, समटाइम्स सेल्फ पिटी बिकम्स एन एक्ट ऑफ डेफियंस।
कभी कभी सेल्फ पिटी एक एक्ट ऑफ डेफियंस है। डेफियंस मतलब किसी की बात नहीं मानना। मैं कैसे मान सकता हूं आपकी बात, मुझे तो आता नहीं। एक कंप्यूटर पे बैठ करके अगर एक वीडियो को एडिट करना है तो उसमें क्या एल्गोरिदम लिखना है, क्या रॉकेट बनाना है, चंद्रयान? लेकिन मुझे आता नहीं है ना, मैं कैसे करूं? It's almost as if we assume that something will change if we dig in our heel and remind universe that we deserve better. हमको लगता है कि अगर हम बार बार ब्रह्मा को, भगवान जी को बोलेंगे मेरी किस्मत खराब क्यों की है, क्यों की है, क्यों की है, तो ब्रह्मा जी आएंगे, आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, बोलेंगे बेटा बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? नहीं करेंगे तथास्तु, ये खाली तुम्हारी कल्पना है। और आज का लास्ट लाइन, बट इट्स नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। दुनिया ऐसे काम नहीं करती है कि आप भगवान से भीख मांगो, कंप्लेन करो और भगवान तुम्हें हेल्प करें। देयर इजंट हायर बीइंग्स और ह्यूमन बीइंग्स फॉर दैट मैटर हु विल स्वूप इन एंड मेक श्योर वी आर ऑल डेल्ट इन फेयर हैंड्स इन लाइफ। ये जो लाइफ है ना, ये अनफेयर है। अगर कोई बहुत मासूम, बहुत अच्छा, बहुत शरीफ बच्चा नदी में गिर जाएगा और उसको तैरना नहीं आता, तो नदी ये नहीं बोलेगी अरे बेचारा उसको बाहर रख दो, उसको मत डुबाओ, उसको डुबो देगी। और वहीं पर एक बहुत ही चालाक और बहुत ही खराब बच्चा नदी में कूद गया, लेकिन वो स्विमिंग चैंपियन है, तो नदी चाह करके भी उसको डुबा नहीं पाएगी। लाइफ ऐसी ही है। लाइफ में so you should not waste time feeling sorry for yourselves or anyone. बट कम से कम अभी तो हम मेंटली स्ट्रांग होना चाहते हैं, तो अपने बारे में बात करें। अभी ये चैप्टर और चलेगा, कल होपफुली कल और परसों दोनों दिन ये चैप्टर कंप्लीट होगा। कल पढ़ेंगे प्रॉब्लम विथ फीलिंग सॉरी फॉर योरसेल्फ, कि क्या प्रॉब्लम होता है जब आप सॉरी फील करते हो। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि हमको अपने लिए सेल्फ एम्पैथी नहीं फील करना है, सेल्फ पिटी नहीं फील करना है। तो मान लीजिए मैं इतना स्ट्रांग हूँ, मैं अपने लिए सेल्फ पिटी नहीं फील कर रहा, लेकिन दूसरे के लिए कर रहा हूँ। पहली बात तो सेल्फ पिटी है, तो सेल्फ पिटी मतलब अपने लिए पिटी, दूसरे के लिए पिटी। देखिए, अगर मुझे अपने बारे में सेल्फ पिटी नहीं हो रही है तो फिर मैं रियलिटी को देखूंगा। जैसे डॉक्टर था, डॉक्टर ने इस बच्चे को देखा तो उसको पिटी नहीं किया, उसको मोटिवेट किया कि अरे तूने बस को हरा दिया। जब आप पॉजिटिव मूड में रहेंगे तो आप देख पाएंगे चीज़ों को कैसे ठीक करें। यू विल सी अ प्रॉब्लम एंड थिंक ऑफ सोल्यूशन। If I don't pity on myself, I will pity on no one. बिल्कुल ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, बिकॉज किसी के लिए पिटी करने के लिए आपको एक नेगेटिव इमोशन में होना चाहिए। जो आदमी खुद दुखी रहता है वही दूसरों को दुख देता भी है। तो कोशिश करिए कि ये जो हमने पॉइंट्स बताए ना, उनको इवैल्यूएट करिए अपनी लाइफ में। और लास्ट में आपने कब सेल्फ पिटी किया था उसको याद करने की कोशिश करिए, नोट्स बनाने की कोशिश करिए। तो बच्चा नहीं दिखा था जो शीशा साफ कर रहा था, उसको देखते हुआ था, उसमें पिटी हुआ था, सेल्फ पिटी नहीं हुआ था। उस बच्चे के ऊपर दया आई थी। कभी आपको गरीब महसूस हुआ है? कभी गुस्सा आया है? अनफेयर तो फील हुआ ही है कि भैया दीदी के साथ में उनको मोबाइल दे दिया जाता है, मुझे नहीं दिया जाता। ठीक है, थैंक यू।